हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में क्वांटम मैकेनिकल डेरिवेशन के साथ में समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में समझेंगे ताकि हमें डेरिवेशन समझ में आ जाए। इसके कॉन्सेप्ट को अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे शॉर्ट में समझेंगे ताकि डेरिवेशन हमको समझ में आ जाए। तो फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल किस चीज़ के बारे में बताता है, सबसे पहले ये जानते हैं। ये हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी अमंग द बैंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बैंड सिस्टम वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। मतलब क्या है इसका, हर एक मॉलिक्यूल का अगर आप स्पेक्ट्रा देखेंगे तो वो अलग अलग होता है, और अलग अलग होता है तो उसका इंटेंसिटी भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी का वो भी अलग अलग होता है। जैसे ऑक्सीजन के केस में आप देखें इंटेंसिटी जो होता है वो 0,0 पे मैक्सिमम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे 2,0 पे मैक्सिमम होता है, आयोडीन के केस में 0,∞ पे मैक्सिमम होता है। मतलब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सेम, अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे हम बताएं कि भाई ऑक्सीजन का 0,0 पर मैक्सिमम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का इस पे मैक्सिमम होता है, आयोडीन का इस पे मैक्सिमम, ये हम कैसे बता सकते हैं? तो ये हम फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल के मदद से बता सकते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में जल्दी से कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं और आपको समझाते हैं। तो देखिए, मॉलिक्यूल का आपको पता है क्या होता है, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक लेवल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लेवल, यानी मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, फिर उसके बाद में वाइब्रेशनल होता है, फिर रोटेशन होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे कई सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, तो 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल में कई सारे वाइब्रेशनल लेवल होंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है तो इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, मतलब बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल ग्रेटर होता है, फिर वाइब्रेशन लेवल होता है, फिर रोटेशन लेवल होता है। मतलब आपको स्पेक्ट्रा मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा किसकी वजह से मिल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा रहा है उसके वजह, फिर वाइब्रेशन की वजह से, फिर रोटेशन की वजह से। ये आप समझ लीजिए। ठीक है, वाइब्रेशन कैसे होता है? जैसे मॉलिक्यूल HCl मान लेते हैं तो ऐसे ऐसे ये क्या होता है, वाइब्रेट होता है। इसका न्यूक्लियस आपस में ऐसे ऐसे क्या होता है, वाइब्रेट होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों तरफ ऐसे होते हैं इनके। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है। तो इसका वाइब्रेशन अगर आप देखेंगे तो इसका अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा पैराबोला मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि v = 1/2kx² होता है। आपने पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी है, y² = 4ax। तो ये क्या पैराबोला का इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल पैराबोला की इक्वेशन की तरह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे y² है तो यहाँ पे x² है, तो ये पैराबोला की तरह ऐसा बनेगा। अब पैराबोला की तरह बना है तो इसका हम वाइब्रेशन के अलग अलग लेवल देखेंगे। तो ν = 0 लेवल पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा इसका वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा। ν = 1 लेवल पे हमें वेव फंक्शन ऐसा मिलता है, ν = 2 लेवल पे ऐसा मिलता है। अब याद कैसे करना है? देखिए, 0 पे हमें कोई भी नोड नहीं मिल रहा है, मतलब एक बार भी नहीं कट कर रहा है। ν = 1 लेवल पे एक बार कट कर रहा है, 2 पे 2 बार कट कर रहा है। तो ये आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। 0 पे एक बार भी नहीं कट करेगा, ν = 1 पे 1, 2 पे 2 बार कट करेगा। ये बेसिक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ भी चुके हैं, इजी है। ठीक है, तो ये हमने समझा वाइब्रेशन कुछ ऐसा होता है। तो ये हमने वाइब्रेशन के बारे में समझा। ये तो इसकी क्या हो गई, वेव फंक्शन हो गया। अगर इसके प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी, वेव फंक्शन को हम साई से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते हैं मॉड साई स्क्वायर। मतलब ये क्या होता है, ये ऐसे ही देखिए, 0 का तो हमें 0 का प्रोबेबिलिटी ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 1 का क्या है, ये 1 लेवल का अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। लेकिन आप स्क्वायर कर देंगे तो हमें दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में मिलेगा। दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये हम समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाई 0,0 पे मैक्सिमम क्यों मिलता है। तो देखिए, ये इसका एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये इसका दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। ठीक, ये ग्राउंड स्टेट है हमारा, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। ठीक, अब क्या होता है, ऑक्सीजन में हमारा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो डिस्टेंस होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, आप देख सकते हैं एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। वो क्या होता है, सेम होता है। इसको हम नीचे वाले को डबल डैश मान लेते हैं और ऊपर वाले को सिंगल डैश मान लेते हैं, तो ये दोनों का सेम होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 0 और 0 एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। ऊपर लाई का मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे
जीरो वाले का जो वेव फंक्शन होता है वो ऐसा मिलता है, ठीक है। ऊपर वाले का जीरो का भी वेव फंक्शन ऐसा मिलेगा। तो आप देखिए जीरो जीरो एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। अब यहाँ पे बीच में जो होता है जीरो के, वो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड करने की, क्योंकि वेव फंक्शन ही ऐसा है। देखिए वेव फंक्शन ऐसा है, ठीक है, वेव फंक्शन ऐसा है, तो यहाँ पे सबसे कम होगा वैल्यू, यहाँ पे सबसे कम, बीच में सबसे ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि ये ऊंचा है ना, बीच में क्या है, ये ऊंचा है, तो इस तरीके से ऊंचा है, तो इसीलिए बीच में वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बीच में वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी 0,0 पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा इंटेंसिटी, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों की एक्साइटेड और ग्राउंड की सेम है, तो 0,0 एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है फाइंड करने की मॉलिक्यूल की। तो जब ट्रांजिशन होगा तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगा। अब 1,0 पे क्यों नहीं मैक्सिमम मिलता है, तो देखिए आप देखिए यहाँ पे ये हमारा 0 का है और ये हमारा 1 का मैं बना देता हूँ, ये 1 का मैं बना देता हूँ, ठीक है। 1 का हमें क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी बनाना है, तो ये प्रोबेबिलिटी मैंने बना दी। अगर आप वेव फंक्शन बनाने की बात करेंगे तो वेव फंक्शन ऐसा बनेगा, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। तो अब आप देखिए 0 से 1 पे कराएंगे, तो आप देखिए अब यहाँ पे मैक्सिमम पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पे नहीं जा रहा है, तो मैक्सिमम पे नहीं जा रहा है, तो इसीलिए इसकी इंटेंसिटी कम होगी, 2,0 की और कम होगी। समझ में आ गया है, इस तरीके से हमारा इंटेंसिटी का होता है। तो इसी इंटेंसिटी को हमारे फ्रैंक कॉन्डन ने मिल के एक्सप्लेन किया था, यही बताया था कि भाई अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांजिशन होता है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया ऑक्सीजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे 0,2 पे हमें मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है ये भी आपको समझ में आएगा, 0,∞ पे मिल रहा है, ये क्यों होगा ये भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है कि एक्साइटेड वाला थोड़ा सा दूर है, ये देखिए ग्राउंड वाला तो यहाँ पे है, लेकिन एक्साइटेड वाला थोड़ा सा दूर है। तो एक्साइटेड वाला दूर है, तो यहाँ पे 0 और 0 का ओवरलैप हो ही नहीं रहा, 0 और 0 का ओवरलैप नहीं हो रहा है, 0 और 2 का हो रहा है। तो सर कहेंगे आप 0 और 2 का हमें नहीं समझ में आ रहा, आप समझा दीजिए 0 और 2 का। तो 0 और 2 का मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए ये हमारा 0 का है, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे 2 का बनाता हूँ। तो 2 का हमारा कैसा हो जाएगा, 2 का हमारा कुछ, ये हमारा 1 का इस तरीके से होता है, ठीक है, और 2 का हमारा कैसे हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ऐसे 1 2 3, ये हमारा 2 का हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 2 में कितना होता है, 3 होता है ना, 3 होता है। अगर नोट की बात करें तो नोट 2 होता है, 2 बार कट करता है। तो यहाँ पे अब देखिए 3 बार मैंने बना दिया है। अब देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम कहाँ होता है, किनारे होता है। इसमें देखिए जो हाईयर एनर्जी लेवल होते हैं उसमें मैक्सिमम कहाँ होता है, किनारे होता है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांजिशन हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 0 से 0 की बात करेंगे तो 0 से 0 में कहाँ होगा, ट्रांजिशन ही नहीं होगा। इसका मैक्सिमम यहाँ पे, इसका मैक्सिमम यहाँ पे, तो नहीं होगा। तो 0, यहाँ पे 2,0 पे आप कह सकते हैं हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होता है। किसमें, हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड में। और बात करें इसमें तो हमारा आयोडीन में, तो आयोडीन में आप देख सकते हैं इन्फिनिटी भी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस और ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए RE- की डिस्टेंस जो है और ज़्यादा है, तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इंटेंसिटी मैंने प्लॉट किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बेसिक को समझने में, लेकिन बेसिक जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक डेरिवेशन आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये हमने समझ लिया है कि भाई ट्रांजिशन ऐसा हो कि मैक्सिमम मिले, तो मैक्सिमम कहाँ मिलता है, 0 का मिड पॉइंट पे मिलता है। अगर आप बात करें तो 0 की कहाँ मिलती है मैक्सिमम, मिड पॉइंट पे। कहाँ मिलता है, मिड पॉइंट पे। और हाईयर एनर्जी लेवल जैसे 2 हो गया, इन्फिनिटी होगा, वहाँ पे क्या मिलता है, टर्निंग पॉइंट पे। कहाँ मिलता है, टर्निंग पॉइंट पे। ये भी 0 है तो 0 का मिड पॉइंट पे मिलता है। और एक्साइटेड का कहाँ मिलता है, टर्निंग पॉइंट पे, ठीक है। तो ये भी हम समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, डेरिवेशन के बारे में। तो डेरिवेशन के बारे में जल्दी से समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इंटेंसिटी जो होगा ट्रांजिशन का, 2 स्टेट ऑफ टोटल वेव फंक्शन साई डैश एंड साई डबल डैश। हमने क्या माना है, साई डैश माना है और साई डबल डैश माना है। जो वेव फंक्शन है, जो वेव फंक्शन है उसको क्या माना है, साई डैश और साई डबल। नीचे वाले को साई डबल डैश मान लीजिए, ऊपर वाले को साई डैश मान लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमने मान लिया है। तो हमने मान लिया साई डैश और साई डबल डैश डिपेंडेंट ऑन द, जो इंटेंसिटी आप निकालेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ऑन द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन मोमेंट। ट्रांजिशन मोमेंट पे डिपेंड करेगा। वो ट्रांजिशन मोमेंट क्या होता है, वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखिए जैसे मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल में भी हमारा प्लस माइनस होता है। क्या होता है, प्लस माइनस होता है, मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। तो ये प्लस माइनस के होने से, डाइपोल मोमेंट के होने से हमारा स्पेक्ट्रा बनता है। अब आप कहोगे ये स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, देखिए जैसे मान लेते हैं इस पर लाइट गिरती है, तो लाइट हमारी कैसी होती है,
है, ऐसे ऐसे होती है। लाइट ऐसे ऐसी होती है, मतलब लाइट कभी प्लस में होती है, कभी माइनस में, कभी प्लस में, कभी माइनस में। तो डाइपोल अगर प्लस प्लस से इंटरेक्ट हो रहा है तो अलग तरीके का हमें वो देखने को मिलेगा, अगर प्लस माइनस से हो रहा है तो अलग तरीके को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है हमारा लाइट का इंटरेक्शन जब होता है, तो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है कि प्लस कहाँ पे है, माइनस कहाँ पे है, ये कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमें डाइपोल मोमेंट को देखना पड़ेगा। तो इसका अगर हम देखेंगे, इंटेंसिटी आपको निकालना है तो इंटेंसिटी आपको पता चलेगा, वो डिफरेंट टाइप की इंटेंसिटी आपको पता चलेगा कब, जब आपने कौन कौन सा वेव फंक्शन माना है, साइड एस और साइड डबल डैश। वो आप क्या करेंगे, साइड एस का स्टार ले लेंगे, स्टार का मतलब होता है कि कॉन्जुगेट, ठीक है, और एम ले लेंगे मैट्रिक्स एलिमेंट, जो कि ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैट्रिक्स एलिमेंट है। ये भी अलग अलग होगा मॉलिक्यूल का अलग अलग केस में, तो इसीलिए हम पूरी मैट्रिक्स बना देंगे इसके, और साइड डबल डैश ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों वेव फंक्शन को हमने ले लिया है, और डी टाउ हमारा जो है वो वॉल्यूम एलिमेंट है। अब आपको पता है कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज इंटू डिस्टेंस, अगर चार्ज ई है और डिस्टेंस एक्स है तो चार्ज इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। अब ई आई एक्स आई क्यों हमने ले लिया है समेशन में, क्योंकि बहुत सारे डाइपोल मोमेंट होंगे, क्योंकि अलग अलग केस का हम ले रहे हैं, अलग अलग केस का ले रहे हैं, तो अलग अलग डाइपोल मोमेंट होगा। पूरा मैट्रिक्स बना देंगे तो पूरी इंटेंसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल रोटेशन को हम इग्नोर कर दें, क्योंकि हमें पता है स्पेक्ट्रा जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से होता है, वाइब्रेशन की वजह से होता है, और मॉलिक्यूल के रोटेशन की वजह से। लेकिन रोटेशन की वजह से हमें बहुत बहुत कम इंटेंसिटी देखने को मिलती है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इग्नोर हमने कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉर्न ओपेनहाइमर सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशन कोऑर्डिनेशन को अप्लाई करेंगे। जैसे वेव फंक्शन है हमारा, तो वेव फंक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट भी होगा और हमारा वाइब्रेशन का कोऑर्डिनेट भी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है और वाइब्रेट भी हो रहा है मॉलिक्यूल, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। तो साई इज इक्वल टू साई ई और साई ड्यू कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक का है और ये हमारा वाइब्रेशन का है। तो यहाँ पे साई और साई न्यू इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल वेव फंक्शन है, हम लिख सकते हैं। फर्दर द डाइपोल मोमेंट m कैन बी सेपरेटेड इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड न्यूक्लियर कंपोनेंट। हमारा इलेक्ट्रॉन का भी डाइपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का भी डाइपोल मोमेंट होगा, न्यूक्लियर कंपोनेंट का भी डाइपोल मोमेंट होगा, तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूक्लियस होता है, दोनों होते हैं हमारे पास एटम में, तो मॉलिक्यूल में भी होंगे। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एम ई प्लस एम एन। तो हमने मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर कंपोनेंट को सेपरेट कर दिया। मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इस सब्स्टिट्यूशन को पुट करते हैं, जैसे कि वेव फंक्शन को सेपरेट किया है और हमने डाइपोल मोमेंट को सेपरेट किया है, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट करके हम देखते हैं, पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो r इज इक्वल टू आपको मिलेगा साई ई स्टार साई न्यू स्टार। देखिए ये साई डैश स्टार के जगह पे हमने ई और न्यू में हमने सेपरेट कर दिया, स्टार स्टार लिख दिया, ठीक है। m के जगह पे आपको क्या लिख देना, एम ई प्लस एम एन, तो हमने लिख दिया है। और साइड डबल डैश के जगह पे भी आपको ये दोनों वेव फंक्शन को लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो और डी टाउ को भी आपका जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का होगा, एक हमारा न्यूक्लियर कंपोनेंट का होगा। तो डी टाउ ई डी टाउ एन हमने लिख दिया, या डी टाउ एन को आप वाइब्रेशन कंपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ये हमने कैसे लिख दिया है। अब इसी को आगे देखते हैं, तो इसी को आगे देखते हैं। तो हमारा डी टाउ ई एंड डी टाउ एन आर रिस्पेक्टिवली क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया है। अब इसको अलग अलग करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम ए प्लस एम एन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई स्टार साई ई साई न्यू स्टार, यहाँ पे डैश डैश लगा हुआ है, और एम ई हो जाएगा, और ये वाला मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। और डी टाउ ई डी टाउ एन को हमने लिख दिया है, डी टाउ एन को डी आर हमने लिख दिया है। क्यों लिख दिया अभी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे डी टाउ एन को हमने क्या लिख दिया है, डी आर लिख दिया है मल्टीप्लाई करने के बाद में। यहाँ पे अभी समझा दूंगा कैसे आया। अब यहाँ पे देखिए साई डैश साई न्यू डैश स्टार, और यहाँ पे एम एन को एम एन लिख दिया गया है, साई ई डबल डैश साई न्यू डबल डैश डी टाउ ई, और यहाँ पे भी डी टाउ एन को हमने डी आर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे डी टाउ एन को हमने डी आर क्यों रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि वाइब्रेशन जो होता है वेव फंक्शन का, या न्यूक्लियस का जो हम कहते हैं वाइब्रेशन जो होता है, वो हमारा डिपेंड करता है केवल डिस्टेंस पे। आपको पता है कि वाइब्रेशन किस पे डिपेंड करता है, केवल डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कम या ज़्यादा होगी उसी पे हमारा वाइब्रेशन डिपेंड करता है, बाकी हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे वाइब्रेशन नहीं डिपेंड करता है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो इसीलिए हमने डी टाउ एन को केवल डी आर लिख दिया है। क्लियर।
अब यहाँ पे न्यूक्लियर डाइपोल मोमेंट mn जो है वो इंडिपेंडेंट है कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जो हमारा इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट है डी टाउ ई, उससे इंडिपेंडेंट है हमारा mn, न्यूक्लियर का कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट है। तो सेकंड इंटीग्रल को हमको लोग क्या लिख सकते हैं, सेकंड इंटीग्रल जो हमारा है यहाँ पे देख सकते हैं mn वो इंडिपेंडेंट है डी टाउ ई से, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, साई स्टार साई डबल डैश, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी टाउ ई, क्या लिख सकते हैं, डी टाउ ई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग साई स्टार और यहाँ पे साई डबल डैश, साई डबल डैश डी टाउ ई हमने लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक वाले को हमने अलग कर दिया, ये और ये हमने अलग कर दिया, ठीक है। और हमने न्यूक्लियस वाले को अलग कर दिया, साइन यू डैश स्टार mn साइन यू डबल डैश dr को अलग कर दिया, ठीक है, अलग कर दिया, ठीक है। विच इज जीरो बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन बिलोंगिंग टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल और ऑर्थोगोनल। अब ये जो होगा हमारा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए जो डिफरेंट हमारे वेव फंक्शन होते हैं, जैसे मान लेते हैं आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे साई है और साई जे है और यहाँ पे मैं डी टाउ लिख देता हूँ, वेयर आई डज नॉट इक्वल टू जे। अगर आई डज नॉट इक्वल टू जे है तो ये जीरो होगा, और इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो इसीलिए ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो सेकेंड टर्म होगा इक्वेशन 2 का, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा केवल फर्स्ट टर्म ही ऐसा उतर जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, साइन साई डैश स्टार साइन यू डैश स्टार ME साई डबल डैश साइन यू डबल डैश डी टाउ ई डी आर। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा सेकंड टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म एज इट इज़ उतर गया सेकंड इक्वेशन का, और ये हमारा जीरो हो गया। अब आगे देखते हैं भाई, डेरिवेशन को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन साई वेरीज विद इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर। देखिए हमारा जो वेव फंक्शन होता है साई ई, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन होता है, वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियस वाला भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और ये वाला भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें कि हमारा न्यूक्लियस वाला इलेक्ट्रॉनिक पे, तो न्यूक्लियस वाला इलेक्ट्रॉनिक पे नहीं डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो हाउएवर इट मे बी अज्यूम दैट साई वेरी स्लोली विद आर। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है वो आर से स्लोली वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, स्लोली। ये फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल का अजम्पशन भी है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना फास्ट होगा कि हमारा न्यूक्लियस का वाइब्रेशन भी बहुत स्लोली वेरी करेगा या ना के बराबर वेरी करेगा। यही हमारा अजम्पशन है, ठीक है। सो दैट द लास्ट एक्सप्रेशन में बी फैक्टराइज टू गिव। तो लास्ट एक्सप्रेशन जो आपको मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा, तो लास्ट एक्सप्रेशन जो होगा वो आपको ऐसा मिल जाएगा, साई स्टार ME, यहाँ पे साई डबल डैश टी टाउ ई। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक वाले को अलग कर लिया है, न्यूक्लियस वाले को अलग कर लिया है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला जो होता है वो आर पे बहुत बहुत कम डिपेंड करता है, वेरी स्लोली। तो वेरी स्लोली होता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला केवल इलेक्ट्रॉनिक वाले पे ही मैक्सिमम डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे साई स्टार ME साई डबल डैश डी टाउ इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये किसको दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को ही सिर्फ और सिर्फ दिखाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो भाई क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, आपको पता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो चेंज नहीं होगा, वो तो एक ही होगा। वाइब्रेशन वाला अलग अलग हो सकता है, वाइब्रेशन वाला अलग अलग हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक के करस्पॉन्डिंग कई सारे वाइब्रेशन है, एक इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डिंग कई सारे वाइब्रेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाला फिक्स होगा, तो उसको हम आर ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर ही। तो ये हमारा क्या होगा, आर ही होगा। देयरफॉर वी मे राइट द एक्सप्रेशन एज दिस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आर ही लिख सकते हैं। एक्चुअली साई एंड हेंस आर ई डिपेंड टू सम एक्सटेंट ऑन आर। देखिए हम मानते हैं कि भाई आर पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत स्लोली डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, तो उसको ले लेते हैं भाई। थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, तो उसको ले लेते हैं कि भाई आर ई हमारा थोड़ा बहुत आर पे डिपेंड करता है। तो आर ई थोड़ा बहुत आर पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग आर ई को क्या लेते हैं, आर ई का एवरेज वैल्यू ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हमारा थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज हो सकता है, तो उसका हम एवरेज ले लेते हैं। मतलब 3-4 बार का एवरेज ले लिया हमने, तो ऐसा एवरेज ले लिया आर ई डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा वाइब्रेशन वाला एज इट इज़ उतर जाएगा, एज इट इज़ उतर जाएगा। साई न्यू डैश स्टार और साइन न्यू डबल डैश। अब आप कहेंगे स्टार कहाँ गायब हो गया, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, साइन न्यू डैश इज इक्वल टू साइन न्यू डैश का स्टार, ये स्टार के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप देखिए कुछ वेव फंक्शन जो होते हैं, जैसे रियल वेव फंक्शन होते हैं, तो वो आपस में इक्वल होते हैं। रियल वेव फंक्शन जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं साई बराबर साइन एक्स है, तो इसका अगर आप साई स्टार करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स ही मिलेगा। अगर आयोटा होता है तो प्लस माइनस होता है। जैसे मान लेते हैं साई इज इक्वल टू आयोटा लिखा हुआ है, A प्लस आई भी लिखा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, साइज। तो साई स्टार क्या हो जाएगा, साई स्टार हो जाएगा A माइनस आई बी, तो चेंज हो जाएगा,
ठीक है, तब इक्वल नहीं होगा, तब साई इज इक्वल टू साई स्टार नहीं इक्वल होगा। लेकिन अगर रियल वेव फंक्शन है तो इक्वल होगा। तो इसीलिए हम लोग साइन यू स्टार को साइन यू डैश के बराबर लिख सकते हैं, साइन यू डैश स्टार को साइन यू डैश के इक्वल लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया है। और आर ई को हम मानते हैं कि ये हमारा चेंज होता है आर के हिसाब से स्लोली, तो इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो ये हमारा आर न्यू डैश आर न्यू डबल डैश को हमने ऐसे लिख दिया है, एस्टेरिस्क को ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हमारा सॉल्व होने वाला है, लगभग आ ही गया। तो द एवरेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मोमेंट आर ई डैश, ये हमारा एवरेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को दिखा रहा है। ठीक है, गवर्न द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड सिस्टम एज ए होल, ये इंटेंसिटी ऑफ द बैंड सिस्टम को होल बता रहा है, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से बता रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ आया तो ये इंटेंसिटी को बता दिया। लेकिन इंटेंसिटी में जो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है वो वाइब्रेशन बताएगा। वो कौन बताएगा? वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन में आप देखिए 0 से 0 लेवल पे अलग इंटेंसिटी मिलेगा, 0 से 1 लेवल पे अलग इंटेंसिटी मिलेगा। समझिए ध्यान से, यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप पूरे होल की बात करेंगे तो आर ई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको पूरा इंटेंसिटी तो बता देगा कि भाई होल में आपका इंटेंसिटी ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बता देगा। लेकिन जो रिलेटिव इंटेंसिटी होता है वो वाइब्रेशन वाला बताता है। कौन बताता है? वाइब्रेशन वाला, क्योंकि वाइब्रेशन लेवल से हमारा इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, वाइब्रेशन लेवल, क्योंकि 0,2 पे देखिए यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे 0,0 पे मैक्सिमम मिल रहा है, अलग अलग लेवल पे मिल रहा है, तो वाइब्रेशन वाले के वजह से हमें पता चलेगा। द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द वेरियस बैंड ऑफ द सिस्टम विच करस्पॉन्ड टू वाइब्रेशनल ट्रांजिशन मेनली डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द दिस, इस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ दिस इस पे डिपेंड करेगा, जो वाइब्रेशन वेव फंक्शन है उस पे हमारा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है कि इस पे हमारा इंटेंसिटी डिपेंड करेगा, जो कम या ज़्यादा होता है। विच इज़ द इंटीग्रल ओवर द प्रोडक्ट ऑफ द वाइब्रेशनल वेव फंक्शन, जो वाइब्रेशनल वेव फंक्शन के प्रोडक्ट हैं। वाइब्रेशनल वेव फंक्शन ऊपर वाले और नीचे वाले के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इट इज़ नोन एज फ्रैंक कॉंडन फैक्टर, इसको फ्रैंक कॉंडन फैक्टर कहते हैं, और इसका हम स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? स्क्वायर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? स्क्वायर ही होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? वो भी स्क्वायर होती है। तो इंटेंसिटी आपको बताना है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर भी लेंगे और आर ई का भी स्क्वायर लेंगे, दोनों का लेंगे। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है। ये इस पे डिपेंड करता है वाइब्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? वाइब्रेशन पे। क्वांटम मैकेनिकली हमें फ्रैंक कॉंडन प्रिंसिपल बताता है, और वैसे भी हमें फ्रैंक कॉंडन प्रिंसिपल बताता है कि भाई 0 लेवल से 0 लेवल पे मैक्सिमम मिल रहा है। ऑक्सीजन के केस में, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में 0 से 2 पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि अगर आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे 0 पे मैक्सिमम है, और आपको पता है कि हाइयर लेवल पे 0 लेवल पे तो बीच में मैक्सिमम होता है, हाइयर लेवल पे जो होता है वो टर्निंग पॉइंट पे होता है। टर्निंग पॉइंट मतलब किनारे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है। तो ये भी समझ लिया है अमाउंट ऑफ ओवरलैप, हैंड्स द फ्रैंक कॉंडन फैक्टर, जो फ्रैंक कॉंडन फैक्टर जो होता है वो हमारा बताएगा मैक्सिमा पे नोट पे बताएगा। वाइब्रेशन जो होता है वो बताता है हमारा कॉन्जिक्यूटली अपॉन द रिलेटिव शेप एंड पोजीशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो इस तरीके से आपका क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन होता है। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल क्या हम लेते हैं कि न्यू इज इक्वल टू 0 लेवल लेते हैं, और हम सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिलता है, पता है हमें 0 पे क्या मिलता है? सेंट्रल मैक्सिमा। 0 पे हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है, और हम लोग लेते हैं कि एक इट हैज़ वन प्रॉक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमा ईच टर्निंग पॉइंट है स्मॉलर मैक्सिमा इन बिटवीन, और किनारे किनारे जो होता है वो बहुत कम मैक्सिमम होता है 0 लेवल पे। ठीक है, ठीक है, अब समझते हैं इसको और ज़्यादा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। अब यहाँ पे डायग्राम को देखते हैं। एक हमने डायग्राम लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। इन डायग्राम रिलेटिव शेप्स एंड पोजीशन ऑफ द पोटेंशियल आर सच दैट बेस्ट ओवरलैपिंग ऑफ द आइगन फंक्शन, बेस्ट ओवरलैपिंग जो होगा न्यू डैश इक्वल टू 2 एंड न्यू डबल डैश इक्वल टू 0 लेवल पे होगा। इस केस में देखिए, इस केस में हमने लिया है, कौन सा केस हमने ले लिया? मान लेते हैं कि हम कौन सा ले रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड वाला। कार्बन मोनोऑक्साइड 2,0 पे हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में आप देखिए कि हमारा ये और ये थोड़ा सा आगे पीछे होता है, एक्साइटेड वाला थोड़ा सा आगे होता है। तो 0 से आपका कहाँ पे हो रहा है? 0 पे नहीं हो रहा है, मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, बीच में नहीं हो रहा है। 1 पे देखिए टर्निंग पॉइंट के पास नहीं है, और अगर आप बात करें 2 पे, तो 2 पे हमारा थोड़ा टर्निंग पॉइंट के पास में है, ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट के करीब है, ये थोड़ा सा करीब है, ये थोड़ा सा दूर है। तो टर्निंग पॉइंट के करीब है यानी थोड़ा सा मैक्सिमम के करीब है, तो 2,0 पे हमारा क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। 2,0 पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो आपने देखा न्यू डैश इक्वल टू 2 से न्यू डबल डैश इक्वल टू 0 ट्रांजिशन पे हमें मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। न्यू डैश इक्वल टू 2, न्यू डैश हम किसको मानते हैं? ऊपर वाले लेवल को मानते हैं। न्यू डबल डैश किसको मानते हैं? नीचे वाले लेवल को मानते हैं। ठीक है,
तो ये आपको मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। इन जनरल वी कंक्लूड दैट ए वाइब्रेशनल ट्रांजिशन विच हैव ए लार्ज फ्रैंक क्वांटम फैक्टर, लार्ज फ्रैंक जो हमारा ये फ्रैंक क्वांटम फैक्टर जिसका लार्ज होता है इफ़ वन ऑफ द टू टर्निंग पॉइंट ऑफ ए लेवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का कोई भी एक टर्निंग पॉइंट अगर आप लेंगे वहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है विद सेम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एज वन ऑफ द टू टर्निंग पॉइंट ऑफ द लेवल ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पे हो रहा है। अगर वो जीरो है तो बात अलग होगी, तब टर्निंग पॉइंट पे नहीं, तब बीच में होगा, ठीक है। अगर जीरो से नहीं हो रहा है, ऊपर वाले लेवल से हो रहा है, तो टर्निंग पॉइंट से टर्निंग पॉइंट का ट्रांजिशन हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। अगर हम जीरो से बात करें तो मिड पॉइंट से टर्निंग पॉइंट का मैक्सिमम देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर विच द मिडिल पॉइंट ऑफ द लेवल रेदर देन द टर्निंग पॉइंट मस्ट बी सब्स्टिट्यूट। दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज द सेमी क्लासिकल आइडियाज ऑफ फ्रैंक। इट इज़ नॉट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांजिशन वुड अकर बट ऑल्सो द वीकर ट्रांजिशन वुड अकर। देखिए, केवल हमें मैक्सिमम वाला ही ट्रांजिशन नहीं देखने को मिलेगा, हमें बहुत सारे अलग अलग ट्रांजिशन देखने को भी मिलेंगे, अलग अलग ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम हमें कब मिलेगा? जब हमारा टर्निंग पॉइंट से हो या फिर मिड पॉइंट से हो, तब हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं यहाँ पे? अब हम लोग समझते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये आप देख लीजिए। तो एक्सप्रेशन, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, न्यू डैश न्यू डबल डैश बैंड पे, न्यू डैश न्यू डबल डैश क्या होता है? न्यू डैश जो होता है ऊपर वाले को कहते हैं, न्यू डबल डैश नीचे वाले को कहते हैं। तो इसका एमिशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा हायर से लोअर में आता है, जब हायर से लोअर में आता है तो लाइट को एमिट करता है, तो तब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? वो होगी 64/3 π⁴ c। ये क्या है भाई? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये आपको पता है 64/3 पाई और c स्पीड ऑफ लाइट हो गया। यहाँ पे NV डैश और न्यू की पावर 4 RE डैश स्क्वायर Q न्यू डैश, ये क्या है भाई? तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये तो आपको पता ही है, ये Q न्यू डैश, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आप नहीं कंसीडर करेंगे ना, ये तो आप कंसीडर करेंगे ना, यही तो आपकी इंटेंसिटी को बता रहा है। तो इंटेंसिटी को बताने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये Q न्यू डैश ये जो है ये ऑलरेडी स्क्वायर है, क्योंकि Q की वैल्यू जो होती है वो इसके स्क्वायर के ही बराबर होती है। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, देखिए Q जो है वो ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर कर देते हैं इस वाले टर्म का, तो हमें इंटेंसिटी पता चल जाती है और कुछ बीच में कांस्टेंट वैल्यू हमारी आती है। अब यहाँ पे N न्यू डैश क्या है हमारा? तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वाइब्रेशन लेवल न्यू डैश में, कि वाइब्रेशन लेवल न्यू डैश में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो ज़्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। अरे भैया, हाइयर में अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो ज़्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और न्यू क्या है? न्यू जो है हमारा वेव नंबर है बैंड का। क्या है? वेव नंबर है। वेव नंबर क्या होता है? 1/λ होता है। लैम्डा मतलब लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दैट फॉर ए बैंड इन एब्जॉर्प्शन इज, अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 8π³ 3sc, ये सब कांस्टेंट है। I0 डेल्टा x n न्यू डबल डैश न्यू, और ये आपका स्क्वायर हो जाता है, ये आपको पता है। यहाँ पे I0 जो है इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन का। ये एब्जॉर्प्शन का है तो नीचे से ऊपर जाएगा, लाइट गिरेगा मतलब इंसिडेंट होगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है? I0, तो I0 लिया है। डेल्टा एक्स क्या है? थिकनेस है एब्जॉर्प्शन लेयर का, कि कितने थिकनेस की एब्जॉर्ब हो रही है लेयर। और N न्यू डैश क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारे लोअर वाइब्रेशन लेवल में है, क्योंकि लोअर में है तो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएंगे, ठीक है। न्यू जो है वेव नंबर है, और ये तो आपको पता है। तो ये हमने इंटेंसिटी भी बता दी है आपको फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल की निकालने की। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए